नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन है 10वां जीवों में श्वसन। तो अपने इसका जो एक पार्ट है पहले कर चुके हैं कि हमें श्वसन लेना क्यों आवश्यक है, श्वसन क्या होता है, अंतर श्वसन क्या होता है, व उस श्वसन क्या होता है। इतना अपने पहली वीडियो में कर चुके हैं। आगे का देखते हैं कि हम श्वास कैसे लेते हैं। कि आइए हम श्वसन की क्रियाविधि को जानें। सामान्यतः हम अपने नथुनों से वायु को अंदर लेते हैं। अपनी जो श्वास ग्रहण करते हैं वो नाक के द्वारा ग्रहण करते हैं। जब हम वायु को अंतर श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथुनों से नासा गुहा में चली जाती है और नासा गुहा से जो वायु है वो श्वास नली से होकर फिर फेफड़ों में जाती है। पहले अपने नथुनों से लेते हैं, नथुनों से फिर नासा गुहा में, नासा गुहा से श्वास नली में होती हुई हमारी फेफड़ों में चली जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। ये एक बड़ी पेशीय परत होती है जो डायफ्राम कहलाती है। ये चित्र में जैसे आपको दर्शाया गया है, ये वक्ष गुहा में फेफड़े स्थित होते हैं। इसके चारों तरफ पसलियां होती है जो इसकी सुरक्षा करती है किसी भी बाहरी आघात से। ये पसलियां है, ये इसकी सुरक्षा करती है किसी भी बाह्य चोट से, बाह्य आघात से। इसकी वक्ष गुहा में अपने फेफड़े स्थित होते हैं। एक बड़ी जो परत है वो डायफ्राम कहलाती है। वक्ष गुहा को ये आधार प्रदान करते हैं और श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। श्वसन में डायफ्राम तथा पसलियों से बने दोनों की जो गति है वो सम्मिलित रहती है। श्वसन में डायफ्राम की भी और पसलियों से बने पिंजर की भी। अंतर श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। अंतर श्वसन के समय जो पसलियां है वो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ गति करती है। अंतर श्वसन के समय जो पसलियां हैं वो ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह जो गति है वो हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फिर उच्च श्वसन के समय इसका उल्टा होता है। पसलियां तो नीचे की ओर गति करती है और डायफ्राम ऊपर की ओर गति करता है और वापिस अपनी उसी स्थिति में आ जाते हैं। और वक्ष गुहा का जो आयतन पहले बड़ा था अब फिर वो क्या हो जाता है, घट जाता है। जब उनमें प्रसार होता है, जब फेफड़े बाहर की तरफ प्रसार होता है तो उसमें हवा भर जाती है, वायु भर जाती है, तो उनका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन जब बाहर गए हुए वापिस अंदर आते हैं तो वो हवा को धक्का देते हैं, हवा बाहर निकल जाती है, वापिस जो आयतन है वो कम हो जाता है। हमारे आसपास की जो वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण होते हैं, धूल, परागकण आदि। जब हम अंतर श्वसन करते हैं तो ये जो कण है वो हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। यद्यपि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा को पार भी कर लेते हैं, तब यह गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। तो छींक में बहुत सारे अवांछित कण, हजारों जो अवांछित कण है वो बाहर निकलते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश करती है। जो अस्वच्छ कण हैं जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, पहली बात तो वो हमारे रोम छिद्रों में ही फंस जाते हैं। लेकिन कई बार आगे चले भी जाएं तो वो छींक के माध्यम से वापस बाहर निकाल दिए जाते हैं। सावधानी बरतें कि जब आप छींकते हैं तो अपनी नाक को ढकें, जिसके द्वारा जो बाहर निकले कण है वो द्वारा से अंतर श्वसन के द्वारा अंदर न चले जाएं। इसके बाद देखो आपको आगे 10.5 मानव में श्वसन की क्रियाविधि के 2 चित्र दर्शा रखे हैं। इसमें देखो कि जब वायु अंदर आती है, पहले डायग्राम को देखो कि जब वायु ऊपर से अंदर आती है, ऊपर से जब वायु अंदर आती है तो जो फेफड़े हैं, जो पसलियां हैं, दोनों साइड तीर का निशान लगा हुआ है बाहर की तरफ। इसका अर्थ है वो बाहर की तरफ गति करती हैं, दोनों तरफ बाहर की ओर हो जाते हैं। अंदर स्पेस बन जाता है कि जो वायु बाहर से आ रही है वो अंदर आ सके और नीचे वाला भाग नीचे की तरफ गति करता है। मतलब चारों तरफ से उसको स्पेस दिया जाता है कि वो वायु अंदर आ सके। दूसरे में देखो कि जब अपनी उच्च श्वसन होता है वो डायफ्राम जो नीचे हुआ था वो वापस ऊपर चला जाता है, जो पसलियां ऊपर हुई थी वो वापस अपनी पुण्य उसी स्थिति में आ जाती है। समझ आ रहा है डायग्राम से कि पहले में तो वो दोनों बाहर की तरफ और डायफ्राम नीचे की तरफ गति करता है,
तो उसमें स्पेस बनता है वायु को अंदर लेने का, अंतर श्वसन करने का। उश्वसन करते हैं तो वापिस वो डायफ्राम ऊपर आ जाता है, पसलियां भी वापिस उसी स्थिति में आ जाती है और जो वायु है वो फिर बाहर की ओर धकेल दी जाती है। अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। आप देखो, एक गहरा सांस लेते हो, एक रिलैक्स सा फील होता है। आप सांस को अंदर लेते हो, फिर छोड़ते हो, छोड़ते ही अपने पेट है वो अपने आप अंदर जाता है। जब अपने ग्रहण करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कुछ हवा अंदर आ रही है। इन गतिविधियों को अपने आसानी से महसूस कर सकते हैं। धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है और धूम्रपान कैंसर से भी संबंध है, तो धूम्रपान करने से बचना चाहिए। ये फेफड़ों को बहुत ही क्षति पहुंचाता है। यह जान लेने की श्वसन के दौरान वक्ष गुहा के माप में परिवर्तन होता है। बच्चे सीना फुलाने की स्पर्धा में व्यस्त हो जाते हैं। प्रत्येक यह दावा करता है कि वह सीना ज़्यादा फुला सकता है, वह ज़्यादा फुला सकता है। सभी को होता है ना कि मैं ऐसे पूरा ऐसे कर लूँ, कितना का टाइम तक अपने नॉर्मल ही रह सकते हैं, अपने कितना का टाइम तक सीना फुला के रह सकते हैं, 1-2 मिनट 4 मिनट, लेकिन फिर एकदम से छोड़नी पड़ती है सांस अपने को। इसके बाद देखो क्रियाकलाप दे रखा है 10.4 कि आप अपनी क्लास का के अंदर ये क्रियाकलाप कर सकते हो। सारणी भी दे रखी है कि आप सभी वजह से बच्चों के अंतर श्वसन के समय उनकी माप सीने की, वक्ष की, उश्वसन के समय उनके सीने की माप और उनके माप में कितना का अंतर आता है। अंतर श्वसन में उनकी माप कितनी थी और उश्वसन में उनकी माप कितनी है और उनमें कितना अंतर आता है। ये आपका क्रियाकलाप था 10.4। इसके बाद देखो क्रियाकलाप आपको दे रखा है 10.5। 10.5 क्रियाकलाप में ये क्या कहता है कि आपको कोई भी जैसे बोतल ले लो, ये फेफड़ों के प्रसार की बात है कि कोई भी बोतल लेके उसके पेंदे को क्या करो, काट के और उसके अंदर आप कोई भी लिफाफा या प्लास्टिक की कोई थैली बांध दो और ऊपर से एक छिद्र बनाकर और उसके अंदर इस जैसे इसमें दर्शा रखा है क्रियाकलाप चित्र 10.7 में आपको कि 2 ये गुब्बारे बांध दो इस प्रकार की कोई छड़ी बना के, जैसा इस डायग्राम में दर्शा रखा है। इस प्रकार आप तैयार कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हैं अपने। तो इसके बाद क्या करो कि जो नीचे लिफाफा, नीचे का जो बोतल का जो तला था उसको तो अपने काट दिया, उसकी जगह कोई पॉलीथीन की शीट बांधी है तो उसको क्या करो, हाथ से पकड़कर बाहर की तरफ करो। नीचे की बाहर की तरफ करोगे तो आप क्या देखोगे, जैसे उसको पकड़कर बाहर की तरफ करोगे जो गुब्बारे थे वो थोड़े थोड़े फूल जाते हैं। जब बाहर की तरफ किए हुए को वापिस अंदर करते हो हाथ से, दूसरे डायग्राम में जैसे दर्शा रखा है कि उसको हाथ से वापस ऊपर धकेलते हो लिफाफे को, नीचे वाले पेंदे वाले लिफाफे को, तो जो गुब्बारे पहले फूले थे वो गुब्बारे वापस से चिपक जाते हैं, वो वापस से चिपक जाते हैं। तो यही अंतर श्वसन व उश्वसन की जो क्रियाविधि आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। आपने डायफ्राम और पसलियों की बात की थी ना कि बाहर की तरफ जाते हैं तो हवा अंदर आती है, जब वो वापस अंदर की तरफ आते हैं तो हवा बाहर चली जाती है। यही बात है कि जैसे ही वो अंदर की तरफ अपने धकेला वो गुब्बारे चिपक गए, जब बाहर की तरफ खींचा तो गुब्बारों में हवा भर गई थोड़ी बहुत। तो ये क्रियाकलाप है आपका 10.5। इसके बाद देखो पॉइंट दे रखा है 10.4 कि हम उच्च श्वसन में बाहर क्या निकालते हैं। उच्च श्वसन में बाहर क्या निकालते हैं, इसके अंदर क्रियाकलाप देखो 10.6 दे रखा है कि कोई भी पतली स्वच्छ परखनली लो और इसमें कोरक लगा लो। यदि परखनली आपके पास ना हो तो आप कोई भी कांच का या प्लास्टिक की बोतल ले सकते हो और परखनली में थोड़ा सा ताज़ा बना चूने का पानी डाल दो और प्लास्टिक की एक स्ट्रो को परखनली में इस प्रकार डालिए कि वह चूने के पानी में डूब जाए। अब स्ट्रो के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारिए। क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन होता दिखाई देता है? तो हम जानते हैं कि हम जिस वायु का अंतर श्वसन या उश्वसन करते हैं वह गैसों का मिश्रण होती है, उसमें गैसें पाई जाती है, गैसों का मिश्रण होती है। तो अपने अंतर श्वसन के समय कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। अंतर श्वसन के समय हम कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। अपने ग्रहण तो ऑक्सीजन करते हैं लेकिन उसमें साथ में कुछ न कुछ मात्रा में अन्य गैसें भी थोड़ी बहुत पाई जाती है। तो अपने और बाहर कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अंतर श्वसन में काम आने वाली गैस ऑक्सीजन, उच्च श्वसन में बाहर निकाली जाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड।
और जो हमारा वायुमंडल है ये भी क्या है, गैसों का मिश्रण है। तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। इसमें देखो अंतःश्वसित व उश्वसित वायु में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आपको प्रतिशत दे रखा है कि जो अंतःश्वसित वायु है उसमें जो ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है वो 21% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.04 और उच्च श्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 16.4 और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है 4.4। यह अंतःश्वसित व उश्वसित गैसों का मिश्रण आपको एक प्रतिशत के रूप में बता रखा है। इसके बाद देखो अपने देखते हैं अन्य जंतुओं में श्वसन। अब तक अपने जो श्वसन की बात की अपने खुद के बारे में की, तो अपने इसके बाद देखते हैं अन्य जंतुओं में श्वसन। तो अन्य जो जंतु हैं हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प और पक्षी, इन जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं। इनमें भी मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं। जीव श्वसन कैसे करते हैं, क्या इनके भी मनुष्य के फेफड़े जैसे ही श्वसन अंग होते हैं? तो आइए पता लगाते हैं। सभी के फेफड़े नहीं होते, कईयों के फेफड़ों के द्वारा, कईयों के त्वचा के द्वारा श्वसन होता है, सभी के फेफड़े नहीं पाए जाते। तो देखते हैं अपने सबसे पहले कॉकरोच। कॉकरोच के बारे में सभी जानते हैं। तो जो कॉकरोच है ना, इसके शरीर के सारे पार्श्व भाग में, जो पीछे के भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और अन्य कीटों के शरीर में भी, इस पर कई और कीटों के शरीर में भी छिद्र होते हैं, लेकिन अपने कॉकरोच की बात कर रहे हैं तो उसके शरीर के पीछे के भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और यही छिद्र क्या कहलाते हैं, श्वास रंध्र कहलाते हैं। उसके शरीर के ऊपर बाहर की तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वह उन्हीं छिद्रों के द्वारा सांस लेता है, सांस ग्रहण करता है या छोड़ता है, जो भी प्रोसेस है वो उन्हीं छिद्रों के द्वारा करता है। तो उन्हीं छिद्रों को क्या कहते हैं, श्वास रंध्र कहते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल विशा होता है, जो श्वास प्रणाल जहाँ बातक कहलाती है। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विस्तृत होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वास नाल जहाँ श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाई जाती है, जंतुओं के अन्य समूह में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती। श्वास रंध्रों से उनके अंदर तो आ जाती है, जो वायु है ग्रहण करते हैं। उसके बाद जो नलियों का एक जाल विशा होता है जिसके द्वारा वो सभी भागों में पहुंचती है, उसे क्या कहते हैं, श्वास प्रणाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, श्वास प्रणाल जहाँ बातक कहते हैं, जिनका जाल विशा होता है। उन्हीं जाल के द्वारा ही जो सांस है वो सभी भागों तक पहुंचती है। इसके बाद दूसरी बात है केंचुए की। केंचुआ जो श्वसन करता है वो अपनी त्वचा के द्वारा करता है। केंचुआ श्वसन अपनी त्वचा के द्वारा करता है। देखो कैसे करता है कि केंचुओं की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र व श्लेष्मीय प्रतीत होती है और इसमें गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेंढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, मेंढक में भी मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, लेकिन वे फिर भी अपनी त्वचा से ही श्वसन करते हैं। मेंढक में फेफड़े पाए जाते हैं, फिर भी वो जो श्वसन करता है वो किससे करता है, त्वचा से करता है। केंचुआ भी श्वसन की क्रिया किससे करता है, त्वचा से। मेंढक भी किससे करता है, त्वचा से। और कॉकरोच में क्या पाए जाते हैं, पक्ष भाग में छिद्र पाए जाते हैं। तीनों के बारे में समझ गए। कॉकरोच में छिद्र पाए जाते हैं, मेंढक किससे करता है, त्वचा से। मेंढक में फेफड़े भी पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो श्वसन त्वचा से करता है। और केंचुआ भी श्वसन की क्रिया किससे करता है, अपनी त्वचा से करता है। इसके बाद देखो जल में श्वसन। जल में श्वसन कौन करती, जल में कौन पाई जाती है, मछलियां और अन्य बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। तो देखो जो मछलियां हैं इनमें क्लोम या गिल पाए जाते हैं। मछलियों में क्लोम व गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। उनमें विशेष रूप से क्लोम पाए जाते हैं जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है उनको ग्रहण करने में उनकी सहायता करते हैं। और क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। इस डायग्राम में जैसे दर्शा रखा है क्लोम, तो ये क्या है, त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार सहायता करते हैं। तो क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है
जो गैस विनिमय में उनकी सहायता करती है। इनमें रक्त वाहिनियां ज्यादा पाई जाती है जो गैस विनिमय में इनकी सहायता करती है। तो मछलियों में श्वसन का कार्य जो संपन्न करवाता है या सहायता करता है तो कौन करते हैं? क्लोम। इसके बाद है कि क्या पादप भी श्वसन करते हैं? तो पादप भी क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। पादप भी श्वसन करते हैं। और पादप भी श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन गैस ही ग्रहण करते हैं। और बाहर कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अपने कहते हैं कि अपने जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं उनको ग्रहण कौन करता है? पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। उस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे तब ग्रहण करते हैं जब वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण कौन सी क्रिया? जिस क्रिया में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और उस क्रिया में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं। श्वसन में तो वो ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं, छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड ही हैं, लेकिन पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी ग्रहण करते हैं। कौन सी क्रिया में? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो देखो, अन्य जीवों की भांति पादप भी क्या है? जीवित है। और कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि ये वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड व जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। तो अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थान में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। और क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? कि बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना चाहिए, तो उससे जो उनको वो सभी गमले में एक तो वो नीचे जमीन में तो पानी जाएगा नहीं। यदि वो खुले जमीन में लगा है तो उसको अपने कितना भी पानी डालते हैं तो वो नीचे अवशोषित कर लिया जाता है जमीन के द्वारा, लेकिन गमले के द्वारा उतना पानी अवशोषित नहीं किया जा सकता। तो इस अध्याय में हमने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। श्वसन के बिना जीवन संभव नहीं है और सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता को हेतु आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है। तो आपका ये पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।